वो बचपन से ही आपकी जावेरी फैमिली के यहाँ नौकर की तरह कार धोने का काम करता था। आप तो सब कुछ ही जानते हैं सर। घर के बाहर तो मेरे पति नहीं, मेरे ड्राइवर हो। ये तो हमारी बेटी का बैड लक था कि उसने तुमसे शादी की और हमें तुम्हें घर जवाई बनाना पड़ा। लेकिन कुछ नहीं, मुझसे जबान मत चलाओ। किचन में जाओ और काम करो। उसे दामाद का दर्जा देना तो दूर, तुम तो उससे नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। लेकिन अनिका के पिताजी ने ऐसी एक शर्त रखी जिसके बदले अनिका को उसी के घर के नौकर यानी नक्श से शादी करनी पड़ी। तुम्हें तो वो इंसान फूटी आंख नहीं सुहा था। मुझे एक बहुत बड़ी पूजा में जाने के लिए लेट हो रहा है, और अगर वहाँ मेरे करीब आकर तुमने मेरा पति होने का हक जताने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुल्तान को देख के नक्श और अनिका की वैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी। इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो। नक्श सर नमस्कार। मुझे लगा आपने मुझे कभी माफी नहीं किया। आपके पापा के बरसी के हवन की सारी तैयारियां हम कर चुके हैं और शहर के सारे बड़े पंडितों और बिजनेसमैन की फैमिलीज भी आ चुकी है। लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं और मैं क्यों आपको माफ करूंगा? और नक्श सर आप आज भी इतना ही मजाक करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको सब समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। आइए। अरे पर उस जैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन क्यों एक मामूली से नौकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया? नक्श, क्या तुम ये चेयर वेकेट कर सकते हो? एक्चुअली मेरी फ्रेंड अभी पार्टी में आई है ना, और मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड यानी बेस्ट फ्रेंड राइट? तुम्हारी बेंच पार्टनर प्रियंका। हाँ, वो पार्टी में आई है, मगर वो तो ऑलरेडी वहां बैठी हुई है। मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मुझे तुम्हारे साथ बैठ के इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना। क्या तुम अपनी सीट चेंज कर सकते हो? जब नक्श ने अपनी बॉडी को स्निफ किया तो उसे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आई। आती भी कैसे? इस पार्टी में आने से पहले नक्श अच्छी तरह से तैयार हुआ था। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की की नाक में ही कोई दिक्कत है। शुभ बात करती शिवानी। नक्श भाई नहा के नहीं आया क्या? ये तो अपना काम करना है। छोड़ो यार, नक्श हमारा पुराना क्लासमेट रह चुका, हमें उसे समझना पड़ेगा गाइस। उसके कपड़ों को देखो, उसके कपड़ों का कलर भी फेड होता जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि नक्श बहुत मेहनत वाला काम करता है, और ऐसे में बॉडी से स्मेल नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी? तुम हटो, तुम मेरी जगह जाके बैठो। तुम शिवानी को बीमार कर दोगे। नक्श छोड़, चल 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 कम। शू बात करे छे? पागल हो गया भाई? शिवानी अच्छी लड़की नहीं है, क्यों मुसीबत अपनी कर ले रहा है? छोड़ना उसको यार। तू कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं यार, आज तो दबा के पियेंगे। ले पी। नक्श के पुराने क्लासमेट्स में से एक हार्दिक ही था जो नक्श को अच्छे से ट्रीट करता था। जब भी स्कूल में हार्दिक को बुलाया गया तो नक्श उसे बचाने के लिए हमेशा पहुंच जाता था। अब आप लोग इन दोनों की दोस्ती के बारे में तो समझ ही गए होंगे। दिल की दोस्ती के अपने ही स्वैग होते हैं जनाब। डीजे वाले गाना तो बजा दे। नो गाना, ओनली खाना। गाइस गेम खेलते हैं। लेट्स गो। क्या शिवानी, अब तो तुम स्टार बनने वाली हो। एक परफॉर्मेंस हमारे लिए भी बनता है यार। डोंट बी शाय यार, कम ऑन गाइस। शिवानी 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 शिवानी। ओके हाँ कर दी। फॉर यू गाइस।
आधे से ज्यादा लोग शिवानी की चमकती आंखों की रोशनी में डूबने लगे थे। ब्रो क्या मस्त लग रही है। क्या? यार बिलीव नहीं हो रहा कि ये अपनी शिवानी है। इसमें कोई शक नहीं था कि शिवानी पहले के मुकाबले अब कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो गई थी। चूंकि आज की पार्टी में क्लास मॉनिटर और क्लास टीचर नहीं थी, इसलिए सबने डिसाइड किया कि कुछ दिन बाद वो लोग फिर से ऐसी ही एक रीयूनियन पार्टी अरेंज करेंगे। इसी के साथ पार्टी का अंत हुआ। जब शिवानी वहां से जाने लगी तो उसके बहुत सारे क्लासमेट्स जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे, उन्होंने घर छोड़ने के लिए शिवानी को अप्रोच किया, लेकिन शिवानी ने यह कहकर सबका दिल तोड़ दिया कि उसके पास ऑलरेडी एक कार है और उसका ड्राइवर कब से उसका इंतजार कर रहा है। ये लोग शिवानी को अपनी देसी एसयूवी में बिठाना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो शिवानी के पास इंपोर्टेड गाड़ी निकली। उदास चेहरे ये देखकर अब और भी ज्यादा मायूस हो गए थे। अरे सुना यार, ये शिवानी कितनी खूबसूरत लग रही है मेरे भाई। कितना अच्छा होता कि अगर इतनी खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो सोच, अगर इस लड़की के साथ मुझे एक वक्त बिताने के लिए मिल जाए तो भाई मैं तो गंगा नहाऊंगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि गंगा नहाने से पाप दूर होते हैं। अरे तो भाई क्या हुआ, इसी बहाने पाप भी धुल जाएंगे मेरे भाई। तुम नहीं सोचते। एक सेकंड। ओह गॉड, ये कौन से जमाने में जी रहा है? ये अपने जमाने में ही जी रहा है, गरीबी के जमाने में। यहाँ पर सब लोग कटा हुआ सेब वाला फोन लेकर घूम रहे हैं और ये अभी तक चाइना वाला सबसे पुराना मॉडल यूज कर रहा है। छोड़ो, जाने दो, सबके नसीब में कहाँ होता है ये सब। हेलो, तुमने कपड़े खरीदे? हाँ वो तुम्हें पैसे दिए थे ना यार। तुम्हें पता हम फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं। प्लीज डोंट एम्बैरेस मी एनीमोर। अब जल्दी जाओ, कपड़े खरीदो और घर आओ फास्ट। अनिका के कॉल के बाद नक्श को एहसास हुआ कि उसने अभी तक नए कपड़े ही नहीं लिए हैं। ओह माय गॉड, नक्श अपने खटारा स्कूटर के साथ ही पार्टी में आ गए। तुम्हें नहीं लगता कि आधे रास्ते में इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी? Like what? You have to call Mr. Agarwal. हेलो मैम, ये हमारे बॉस की तरफ से छोटा सा तोहफा आपके लिए। आप कौन? मैम हमारे बॉस ने भेजा ये। क्या बात है मैम, बॉयफ्रेंड की तरफ से गिफ्ट। वाकई में अनिका ने अपने एम्प्लॉयज को बोलने की काफी छूट दे रखी थी। ज्यादा बकवास मत करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपके बॉस कौन है? सॉरी मैम, हमारे बॉस ने बोला है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी आइडेंटिटी को गैस कर लेंगी। ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और मुझे पूरी उम्मीद है आज की रात आपकी शानदार जाएगी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक्साइटेड होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इस गिफ्ट बॉक्स के सेंडर को नहीं जानती थी। खैर, अपने कंफ्यूजन को साइड में रखते हुए जैसे ही अनिका ने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला, वैसे ही अनिका दंग रह गई। उसकी सेक्रेटरी जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी, वो भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। वाओ मैम, ये तो ड्रीम लेवल नेकलेस है। अपनी कंट्री में ऐसे सिर्फ 10 ही नेकलेस हैं, जिसमें से एक नेकलेस आपके पास ही है। आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अटेंटिव है। अनिका की नजर जैसे ही उस नेकलेस पर पड़ी, वैसे ही उसे पता चल गया था कि ये एक असली ड्रीम लवर नेकलेस है, क्योंकि उसे ये नेकलेस बचपन से ही बहुत पसंद था और उसे ड्रीम लवर रेयर डायमंड नेकलेस के बारे में डिटेल जानकारी भी थी। उसे ये सब काफी अनरियल सा लग रहा था। कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी? आखिर ड्रीम लवर नेकलेस उसे किसने दिया होगा? क्या वो विहान हो सकता है? लेकिन विहान के लिए ड्रीम लवर नेकलेस खरीदना इतना आसान नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि विहान को नक्श की बातों का कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया हो और वो अनिका के सामने अपने आप को महान दिखाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स इस ड्रीम लवर में लगा बैठा। ये सब सोचते हुए अनिका के दिल में कुछ कुछ होने लगा था और ये कुछ कुछ विहान को लेकर हो रहा था। अनिका अंदर ही अंदर बहुत टच्ड फील कर रही थी। You can leave now. Thank you. अगर आज की फैमिली गैदरिंग में अनिका ने ये ड्रीम लवर नेकलेस पहना, तो वो अपने खानदान की पहली औरत होगी जिसके पास इतना बेशकीमती हार है।
अनिका मिसाल बन जाएगी, खानदान उसे हमेशा याद रखेगा। ये सब सोच सोच कर अब उसे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। दूसरी तरफ नक्श कपड़ों को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। उसने मॉल में मोस्टली सारे आउटलेट्स को कवर कर लिया था, लेकिन उसे अपने लिए कोई भी ढंग का सूट पसंद नहीं आ रहा था। हर किसी सूट में उसे कोई ना कोई खामी नजर आ रही थी, किसी का कलर तो किसी की फिटिंग। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ तो उसका काम नहीं बनने वाला है। जब नक्श को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल किया, जो उसके दादाजी ने उसके लिए अरेंज की थी। धीरे धीरे भानुशाली ग्रुप नक्श को सारी लग्जरीज देता हुआ दिखाई दे रहा था। नक्श की सेक्रेटरी बहुत ही एफिशिएंट थी। आधे घंटे से भी कम समय में उसने नक्श के मुताबिक एक ऐसा सूट का इंतजाम किया जिसका कलर भी अच्छा था और उसकी फिटिंग भी परफेक्ट थी। अब नक्श को वाकई में लगने लगा था कि वो किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है। फाइनली सूट मिल गया था और अब नक्श अपनी हवाई की सवारी करते हुए सीधा घर की तरफ निकल पड़ा था। जैसे ही नक्श घर में घुसा, उसने देखा कि उसकी बीवी लिविंग रूम में आईने के सामने ड्रीम लवर नेकलेस पहने अपने आप को निहार रही थी। निहारती क्यों नहीं, उसकी खूबसूरती में 4 चांद जो लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि नक्श के तोहफे से उसकी बीवी काफी सेटिस्फाइड है। इतनी सेटिस्फाइड है कि जैसे ही उसे ये नेकलेस मिला, उसने झट से पहन भी लिया। लेकिन सच में अनिका की गर्दन पर ड्रीम लवर नेकलेस वाकई में काफी नोबल और एलिगेंट लग रहा था। मिरर के रिफ्लेक्शन से जब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी, जो ठीक उसके पीछे खड़ा था, तो अचानक से अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल से गए। अनिका ने अपना ध्यान अपने कपड़ों की तरफ डाला जो उसने आज की फैमिली गैदरिंग के लिए पहने थे। एक तरह से अनिका ने नक्श के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आपको क्या लगा, अनिका नक्श को देखकर खुशी से झूम उठेगी? कैसे, क्यों? अनिका को तो पता ही नहीं था कि उसे ये नेकलेस नक्श ने दिया है। उसके हिसाब से तो ये नेकलेस फिहान ने दिया है। अनिका, मुझे जब भी ये डायमंड नेकलेस मिलेगा ना, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। चित्रा जो चेयर पर बैठकर टीवी देख रही थी, जब उसका ध्यान नक्श के हाथ में उस काले हैंडबैग पर गया, तो उसने चौंकते हुए नक्श से कहा, इसमें क्या है? तुम्हारे कपड़े? जल्दी जाओ और चेंज करो, हमें 5 मिनट के अंदर अंदर निकलना है। सारुचे, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। नक्श ने चित्रा से कहा और तुरंत ही अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा। चित्रा ने उसे सिर्फ 5 मिनट का समय दिया था। उन 5 मिनट में जितना जल्दी हो सकता था, नक्श ने अपने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और कमरे से बाहर आ गया। जब चित्रा की नजर नक्श पर पड़ी, जिसमें उसने ग्रे कलर का रॉयल सूट पहना था, तो उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देखा जा सकता था। सूट बुरा नहीं है, पहली बार जवेरी खानदान के दामाद लग रहे हो, वरना हमेशा बुझे हुए चिराग लगते हो। नक्श, जल्दी करो, मुझे तुम्हारे वजह से वापस लेट नहीं होना है। अनिका के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। भले ही नक्श आज कितना ही हैंडसम क्यों न लग रहा हो, लेकिन अनिका उसे हमेशा की तरह दबा ही रही थी। नक्श ने कार ड्राइव की और जल्द ही वो तीनों जावेरी खानदान के मैंशन में पहुंच गए थे। मैंशन के पार्किंग लॉट में पहले से ही 10 से 12 शानदार लग्जरियस कार्स खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे महंगी गाड़ियों का एग्जीबिशन हो। चित्रा ने ब्राउन कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। अनिका के बारे में क्या ही कहना, ब्लैक ड्रेस में वो गजब ही खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से ड्रीम लवर नेकलेस ने उसे अप्सरा बना दिया था। जब चित्रा और अनिका मैंशन के हॉल में पहुंचे, तो उन दोनों की खूबसूरती ने काफी अटेंशन बटोरी। एज यूजुअल नक्श को किसी ने पूछा ही नहीं, वो दोनों उसे अकेला छोड़कर आगे निकल गए थे। और चूंकि नक्श उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा था, इसलिए सभी ने उसे इग्नोर किया। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ऐसी फैमिली गैदरिंग्स में नक्श का आना बहुत अच्छा लगता था। अब बैम्बो अंकल को ही देख लो, जब तक वो नक्श को नीचा नहीं दिखा देते, उन्हें नॉर्मल फील नहीं होता था। ओह, अपना नक्श वाह मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हें इतने अच्छे कपड़ों में देखकर। पहली बार तुम इंसान लग रहे हो। अरे मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। उन्होंने जानबूझकर इतना तेज चिल्लाते हुए कहा
जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर नक्श पर पड़े और वो भी उसका मजाक बनाए। नक्श ने भीनी मुस्कान के साथ मैम्बू अंकल को देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। मैम्बू अंकल को लग रहा था कि नक्श कुछ बोलेगा, लेकिन नक्श के शांत रिएक्शन को देखकर मैम्बू अंकल का खून और भी ज्यादा खौल उठा और उन्होंने नक्श को और भी ज्यादा नफरत दिखाते हुए कहा, ये सूट तुमने स्पेशल प्राइस में खरीदा है ना? जहां तक मुझे याद आ रहा ना, ये मैंने चोर मार्केट में देखा था। कितने का? 500? 600? अरे क्या क्वालिटी है इस सूट की? मैम्बो अंकल की बात सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोग अब नक्श को नफरत की नजर से देखने लगे थे और कुछ तो नक्श को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। नक्श की बेइज्जती होता देख अनिका को काफी एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। उसने नक्श को 10,000 रुपए दिए थे जिससे वो अपने लिए एक अच्छा ब्रांडेड सूट खरीदे, लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि नक्श ने पैसे बचाने के चक्कर में ये सूट किसी सस्ती सेल से उठा लिया है और ये सोचकर उसे नक्श पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मन ही मन अनिका सोच रही थी कि ये आदमी हमेशा उसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाल देता है। वो क्या है ना अंकल, मैम्बो अंकल, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन इस सूट के लिए मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। नक्श की बात सुनकर मैम्बो अंकल को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। अच्छा, तो तुमने इस सूट के पैसे ही नहीं दिए? अच्छा है, हो सकता है कि दुकान के मालिक को तुम्हारी सूरत देखकर तुम पर तरस आ गया होगा और तुम्हारी गरीबी में तुम्हारी ये मदद कर दी होगी। क्यों? क्यों भाई? ये सुनकर अब सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे थे और सभी नक्श को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। ये देखकर चित्रा और अनिका भी काफी एम्बैरेस हो गए थे। चित्रा एक पल भी नक्श के साथ खड़ी नहीं होना चाहती थी। उसका दामाद इतना बेवकूफ है उसने सोचा भी नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर वो एक पल और खड़ी रही तो नक्श की वजह से उसकी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। अगर बात करने का सही तरीका तुम्हें नहीं आता है ना तो बात मत करो, शांति से जाके किसी कोने में बैठ जाओ। देखिए अनिका इस तरह के फैमिली ओकेजन्स पर नक्श को बिल्कुल भी लाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि अब नक्श भी जावेरी खानदान का हिस्सा था, इसलिए ऐसे मौकों पर अगर उससे नहीं लाएंगे तो खानदान और भी तरह तरह की बातें बनाएगा और अनिका ये सब नहीं चाहती थी। इसलिए हमेशा की तरह उसे नक्श को मजबूरी में लाना ही पड़ता था और नक्श की वजह से उन्हें हमेशा इसी तरह से एम्बैरेस होना पड़ता था। अनिका, मुझे तुम्हारे बारे में पीछे कुछ भी बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारे पति है ना, इन्होंने कभी अमीरी तो देखी है नहीं और ना ही इन्हें अमीरों की तरह रहना आता है। अरे इनका तरीका अलग है, इसलिए हर जगह ये हंसी का पात्र बनता है। लेकिन अनिका, तुमने तो अमीरी देखी है ना, लेकिन तुम होगी अपने ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहती। अब ये जो ये ड्रेस पहनी है, कितने की है? 15,000 रुपए की है ना? अरे कितने शर्म की बात है कि इतने बड़े ओकेजन पर इतनी सस्ती ड्रेस पहनकर आने की हिम्मत की। मैम्बो अंकल की नजर ऊपर से नीचे तक बस अनिका को ही देख रही थी। उनके चेहरे की शातिर मुस्कान देखकर अनिका काफी अनॉयड फील कर रही थी। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि सभी का ध्यान उनकी तरफ ही है तो तुरंत ही उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और अपने सूट को थपथपाने लगे। उनके एक्सप्रेशंस में एरोगेंस साफ साफ दिखाई दे रहा था। चूंकि आज मुझे जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन पर आना था, इसलिए मैंने अपने लिए इटालियन डिजाइनर पसंद किया, रिकार्डो टिस्की। नाम तो सुना होगा ना, रिकार्डो टिस्की। और ये मेरा सूट कस्टम मेड है और इसके लिए मैंने पूरे 6 लाख रुपए खर्च किए हैं। कितने? 6 लाख। बेटर, उधर कहां जा रहे हो? जरा इधर से, इधर से। किसके लिए 6 लाख खर्च किए हैं? जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन पर आने के लिए। फैमिली एंड डिग्निटी कम्स फर्स्ट फॉर मी। वाह, 6 लाख रुपए का कस्टम मेड सूट, वो भी इटालियन डिजाइनर का। वाह। मैम्बो अंकल की बात सुनकर
सभी लोग शॉक थे। वैसे शॉक होने जैसा कुछ नहीं था। मैम्बो अंकल इटली में ही रहते थे। वहाँ उनका टेक्सटाइल्स का बिजनेस है और बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। इटली की करेंसी में पैसा देना और इंडिया आकर इंडियन करेंसी बांटकर वाहवाही लूटना, ये उनकी बहुत पहले की प्रैक्टिस थी। जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल सबसे अमीर इंसान थे। अमीरी में और बातों में उनसे कोई भी नहीं जीत सकता था। यही वजह थी कि जब मैम्बो अंकल ने अनिका पर निशाना साधा तो उसे चुपचाप सुन लेना पड़ा। लेकिन जब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी, जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, तो अनिका का दिल भर आया। जब नक्श ने नोटिस किया कि अनिका की नजर उस पर है, तो तुरंत ही नक्श ने अनिका की ओर देखा और उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा ब्राइट हो गई। ये देखकर अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगी। वैसे ही नक्श और अनिका के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे और आज मैम्बो अंकल ने आग में घी डालने का काम किया। उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी, जिसे नक्श ने नोटिस कर लिया था। वाओ, मैम्बो अंकल, ये शैंपेन तो काफी कीमती लगती है। आपकी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। ये भी तो काफी महंगी लगती, जैसे आपका ये सूट है। ये हाथ कैसे लगाया तूने? पता नहीं कितने लाख का सूट है ये। 6 लाख रुपए। ये तमीज नाम की चीज नहीं है ना तेरे अंदर। मैम्बो अंकल बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने में बहुत मजा आता था। मैम्बो अंकल के बिहेवियर से नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा और मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए तंज मारते हुए कहा, सॉरी, ये हाथ मैं ठीक है। अरे आप घबराइए मत प्लीज, आप नाश्ता कीजिए। वो क्या है ना कि मैम्बो अंकल को लगा कि मेरे हाथ लगाने से इनका जो 6 लाख का सूट है वो खराब हो जाएगा, इसलिए मेरी अनिका ना कभी ऐसी कोई चीज पहनती ही नहीं जो हाथ लगा के खराब हो जाए। और मेरी अनिका इसलिए मेरी खूबसूरत बीवी को खूबसूरत चीजें पसंद है, तो सिर्फ ज्वेलरी पहनती है और वो भी पेशकीमती। ये बोलते हुए नक्श ने अनिका को अपनी ओर खींचा, जो नक्श की बात सुनकर पूरी तरह से स्टंट थी। इन 2.5 सालों में नक्श जितनी बार भी जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन्स में गया, उसका हमेशा इसी तरह से मजाक बनाया जाता था। लेकिन नक्श की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज नक्श ने सभी को शॉक कर दिया था। चित्रा को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कीमती नेकलेस देख रहे हैं आप? इसे ड्रीम लवर नेकलेस कहा जाता है। अंकल, आप इनकी कीमत मत पूछिएगा, क्योंकि आपने ये जो महंगा वाला सूट पहना हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा महंगाई है। मतलब अगर आप ऐसे 100 सूट भी बना देंगे ना, फिर भी ये ड्रीम लवर नेकलेस की बराबरी नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं ना कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। नक्श ने ऐसा कुछ कह दिया था कि हॉल में मौजूद सभी लोग साइलेंट मोड पर चले गए थे और पीछे सिर्फ पियानो की मधुर आवाज ही सुनाई दे रही थी। अनिका की गर्दन को गौर से देखने के बाद सारे गेस्ट जैसे पागल ही हो गए। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना, या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? अरे ये तो ड्रीम लवर नेकलेस ही है। एक पल के लिए अनिका हॉल में मौजूद सभी लोगों के लिए आई कैचिंग पर्सनैलिटी बन गई थी। सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी और ये देखकर उससे बहुत अच्छा लग रहा था। वो काफी सेटिस्फाइड फील कर रही थी और करेगी भी क्यों नहीं। एक औरत क्या चाहती है? यही कि सब उसकी तारीफ करें और अनिका के साथ यही तो हो रहा था। कुछ समय पहले अनिका को नीचा दिखाया गया था और अब देखिए अनिका टॉप पर पहुंच गई थी। उसी समय अनिका ने अपना ध्यान नक्श पर लगाया, जो ठीक उसके बाजू में खड़ा था। चित्रा के साथ साथ अब अनिका को भी यकीन हो गया था कि नक्श बदल गया है। खैर, ये समय नक्श के अंदर आ रहे चेंजेस जानने का नहीं, बल्कि अपनी और ज्यादा वाहवाही लूटने का था। इसलिए अनिका बार बार अपना हाथ
ड्रीम लवर पर लगाते हुए सभी को दिखाने और साथ ही साथ जलाने की कोशिश कर रही थी। तुम सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अरे कैसा ड्रीम लवर? तुम लोगों के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि तुम ड्रीम लवर खरीद सको? मुझे ये पक्का यकीन है कि अनिका ने नकली ड्रीम लवर नेकलेस पहना हुआ है। हालांकि उन्हें पता था कि वो असली ड्रीम लवर ही है, लेकिन इस समय वो अपनी बात को सामने रखते हुए उसे फेक बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लोग उनकी बात पर यकीन करेंगे और ये बात आगे तक जाएगी। वैसे भी उन्हें इस तरह की बहस करने में मजा ही मजा मिलता था। जब नक्श ने ये सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। मुंह बनाते हुए नक्श ने कहा, आपको यकीन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमारे पास कितने पैसे हैं ये आपको बताने की क्या जरूरत है? आप अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नक्श, चुप हो जाओ। मैं तो बस जवाब। जस्ट लेट इट बी ना। भाई साहब, नक्श आपसे बहुत छोटा है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो वो छोटे बड़ों का लिहाज भूल जाता है, पर आप तो बड़े हैं। आप क्यों ये सब फालतू की बहस में पड़ रहे हैं? छोड़िए ना, जाने दीजिए। मैम्बो भाई, अच्छा कावेरी दिखाई नहीं दे रही है? बच्चे भी नहीं दिखे, कहाँ है सब? अरे कावेरी तो इटली में है भाई। उसका अपना बुटीक का बहुत बड़ा काम है। वो आप लोगों की तरफ फ्री थोड़ी है। नेहर और हेतल भी बहुत अच्छे हैं। नेहल के लिए हमने रिश्ता देख लिया है। अगले साल तो हम उसकी शादी कर ही देंगे। मेरा होने वाला दामाद अमेरिका में बहुत बड़ा डॉक्टर है। अरे मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे इतना बढ़िया दामाद मिला, और मुझे उसके लिए बेबी सिट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अरे अच्छा खासा कारोबार है, अपने पैरों पर खड़ा है। और क्या, घर में बैठकर रोटियां नहीं तोड़ता, मेहनत का काम करता है, समझे? मैम्बो अंकल भला कैसे शांत हो सकते थे? उन्हें तो चित्रा ने बल्कि बोलने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे डाली थी। ये सब सुनकर चित्रा बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगी। तभी इतने में एक भारी आवाज सुनाई दी। अरे सब क्या कर रहे हैं? लो बा आ गई, आओ बा। मैम्बो अंकल के कदम अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगे थे। अनिका की दादी, जिनका नाम कल्याणी था, वो अब करीब 90 साल की हो गई थी और उन्हें देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग जय श्री कृष्णा बोलते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे थे। अनिका की दादी की वजह से ही जावेरी खानदान में समय समय पर ऐसी फैमिली गैदरिंग्स होती थी। अपने बेटे को देखकर कल्याणी के चेहरे पर भी रौनक आ गई थी। लेकिन जब कल्याणी की नजर नक्श पर पड़ी, जो अनिका के साथ खड़ा था, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि कल्याणी उसे पसंद नहीं करती है। नक्श को भी उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ये सब नक्श के लिए रोज का था। इन 2.5 सालों में कल्याणी का ऐसा चेहरा देखने की अब आदत सी हो गई थी। ठीक है, अब सभी से मेल मिलाप हो गया, तो खाने को भोग लगाया जाए। जी। कल्याणी के आदेश पर सारे पकवानों का भगवान कृष्णा को भोग लगाया गया और उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। क्योंकि मैम्बो अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसलिए वो हमेशा कल्याणी के पास वाली चेयर पर ही बैठते थे और दोनों माँ बेटे परिवार की चुगली करने का काम करते थे। अनिका के पापा की डेथ के बाद से कल्याणी ने चित्रा और अनिका को एक तरीके से अलग ही कर दिया था, लेकिन लोगों के सामने दिखावा करने के लिए वो उन्हें हमेशा इन फैमिली गैदरिंग्स में बुलाती थी। जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो कल्याणी ने कहा, मैं आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं इसी तरह पूरे परिवार को एक साथ जोड़ना चाहती हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक मैं सबको एक साथ लेकर चलना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद भले ही आप लोग कुछ भी करो, लेकिन आप सबको एक साथ इतना खुश देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह पूरा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा।
और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार भरा भाषण देने के बाद डिनर की शुरुआत हुई। डिनर में ढोकला, गाठिया, ठेपला, खांडवी, कढ़ी, बाप रे, इतना कुछ था कि डिशेस का नाम लेते लेते ही पेट भर जाएगा। जब नक्श की नजर डिनर स्प्रेड पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आने लगा था। खाने पीने के मामले में नक्श की डाइट बहुत अच्छी थी। जैसे ही खाने की शुरुआत हुई वैसे ही नक्श अपनी धुन में खाना खाने लगा। वो बेफिक्रे की तरह अलग अलग डिशेस के मजे लेने में लगा हुआ था। अनिका और चित्रा ने भी नक्श को कई बार देखा, लेकिन नक्श ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मानो उसने उन दोनों को देखा ही नहीं हो। नक्श के ईटिंग मैनर्स भी बुरे नहीं थे, बस वो खाना सभी से बहुत फास्ट खाता था और इसी वजह से सब उसे घूरते थे। लेकिन अगर नक्श खाना खाते हुए इस सब के बारे में सोचेगा तो वो ठीक से खाना नहीं खा पाएगा। खाना खाते हुए अचानक से कल्याणी ने बोलना शुरू किया। यहाँ आने से पहले मुझे एक बहुत ही रिलायबल न्यूज़ मिली है कि भानुशाली ग्रुप अपना CEO बदल रहा है और ये भी सुनने में आया है कि वो CEO बहुत ही यंग है, बिल्कुल हमारी पोती अनिका के जैसे। शायद 2-3 दिन में ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया जाएगा। कल्याणी की बात खत्म होते ही वहाँ मौजूद सभी के चेहरों पर सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन देखा जा सकता था। फुसफुसाने का दौर भी शुरू हुआ और सभी के मन में कुछ बेसिक कॉमन सवाल थे कि भानुशाली ग्रुप अचानक से अपना CEO क्यों बदल रहा है। उस कंपनी में ऐसी भी क्या उथल पुथल हो गई है कि उन्हें CEO बदलने की जरूरत पड़ रही है। वो नया CEO कौन होगा, वो क्या नए चेंजेस लेकर आएगा, भानुशाली ग्रुप का फ्यूचर प्लान क्या है, वगैरह वगैरह। हालांकि सभी लोगों को पता था कि ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होने जा रही है। जावेरी खानदान भी बिजनेस के मामले में सूरत के अंदर कम पॉपुलर नहीं था और उनके साथ कई छोटी बड़ी कंपनीज भी काम करती थी। लेकिन अब उन्हें भानुशाली ग्रुप के साथ मिलकर काम करना था, क्योंकि भानुशाली ग्रुप मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग था और कुछ कुछ कंपनीज होती है ना जिनका नाम सुनकर ही काम हो जाता है। भानुशाली ग्रुप उनमें से था और यही वजह थी कि जावेरी खानदान उनके साथ में अग्रीमेंट साइन करना चाहता था। यकीन मानिए, अगर ये अग्रीमेंट साइन होता है तो इससे जावेरी खानदान को बहुत फायदा होगा। बीते सालों में कई बार जावेरी खानदान ने भानुशाली ग्रुप को प्रपोजल्स भेजे थे, लेकिन उन्होंने सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए। अब इसके पीछे की असली वजह जो कोई भी हो, लेकिन भानुशाली परिवार हर मामले में जावेरी खानदान से 10 कदम आगे था। ऊंचा और पावरफुल होने के कारण उन्होंने जावेरी खानदान को कभी घास तक नहीं डाली। यहाँ आने से पहले मुझे एक बहुत ही रिलायबल न्यूज़ मिली है कि भानुशाली ग्रुप अपना CEO बदल रहा है और ये भी सुनने में आया है कि वो CEO बहुत ही यंग है। लेकिन अब जब भानुशाली ग्रुप अपने CEO को बदल रहा है और ऊपर से एक यंग CEO कमान संभालने वाला है, तो जावेरी खानदान को कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी। जावेरी परिवार इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से खोना नहीं चाहता था। भले ही वो नया CEO उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट, लेकिन जावेरी परिवार एक बार फिर से कोशिश करके देखना चाहता था। नक्श का पूरा ध्यान अपने खाने पर था, लेकिन जब उसने कल्याणी के मुंह से भानुशाली ग्रुप के नए CEO वाली खबर सुनी तो तुरंत ही उसका सर ऊपर की ओर उठ गया था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। मन ही मन नक्श सोचने लगा कि भले ही कल्याणी 90 साल की हो गई है और उनसे चला भी नहीं जाता है, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है उन्हें सब खबर रहती है। तो फिर क्या ख्याल है, किसी के पास कोई आइडिया है कि भानुशाली ग्रुप के उस CEO से मुलाकात कर सके? अगर जिस किसी का भी आइडिया कामयाब हो गया और भानुशाली ग्रुप के साथ जावेरी खानदान का कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया,
तो वो इंसान जावेरी खानदान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा और उसे मैं अच्छा खासा इनाम भी दूंगी। दादी हूँ जो आ जाओ प्लीज 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 अरे हूँ सारी डीलिंग करी सकूँ जो। अच्छा मुझे जाने दो, मैं ये डील क्लोज करके आऊंगी। अब्बा अनिका भी अपना मुंह खोलकर अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन जब अनिका ने जावेरी खानदान में अपनी जगह रियलाइज की जो बाकी के कजिन से काफी नीचे थी, तो अनिका ने अंत में शांत रहने का फैसला लिया। कल्याणी के सामने सभी लोग एक के बाद एक अपने ओपिनियंस रख रहे थे और कल्याणी भी सभी की राय सुनकर सेटिस्फैक्शन में अपना सिर हिला रही थी। आखिर में कल्याणी की नजर मैम्बो अंकल पर गई, जिनके चेहरे पर ईगरनेस के हाव भाव पहले से ही दिखाई दे रहे थे। नवीन, ये मैटर को तुम हैंडल करोगे एंड डोंट लेट मी डाउन। चलो इसी बहाने हमें ये तो पता चला कि मैम्बो अंकल का असली नाम नवीन जावेरी था। मैम्बो अंकल तो उन्हें प्यार से बुलाते थे, वैसे वो प्यार के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे। माँ बिल्कुल ही परेशान मत हो, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और देखना इस बार ये डील मैं क्लियर करके आऊंगा और सारे नेगोशिएशन खुद संभाल लूंगा। उनके चेहरे से वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। एक तरफ माँ और बेटे के बीच में कुछ सीरियस बातें चल रही थी, तो दूसरी तरफ नक्श भाई साहब का खाना हो गया था। मैम्बो अंकल डील क्लोज करेंगे, निगोशिएशंस भी करेंगे। भाई इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां से आया? ये इटली नहीं है इंडिया। यहां सब कुछ परखा जाता है और मैम्बो अंकल को तो पता ही नहीं कि उन्होंने भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को पहले ही ऑफेंड कर दिया है और उसके बाद भी भानुशाली ग्रुप से कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं। खाना बहुत अच्छा था। ऐसे लगा आज पहली बार मैंने दिल खोल के खाना खाया। फैमिली गैदरिंग खत्म होने के बाद नक्श अनिका और चित्रा को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा था। रास्ते में अनिका ने नक्श की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में तो बस कल्याणी की बातें घूम रही थी कि कैसे जावेरी खानदान भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है और उस डील को क्लोज करने की जिम्मेदारी मैम्बो अंकल को दी गई। कल्याणी अपने चारों बेटों में से, माफ कीजिएगा, अब अनिका के डैड तो रहे नहीं, तो अपने तीनों बेटों में से सबसे ज्यादा मैम्बो अंकल को ही पसंद करती थी और ज्यादातर सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को संभालने के लिए बोलती थी, जिसमें उन्हें इंडियन मार्केट का ABCD का भी नॉलेज नहीं था। बस इटली में अपना बिजनेस क्या चमका दिया, कल्याणी को ऐसा लगता था जैसे मैम्बो कहीं पर भी फतेह कर सकता है। अनिका यही सोच रही थी कि अगर वो कोई पैंतरा चलाए और उसके आइडिया से अगर जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच में डील क्लोज हो जाए तो वो अपनी अंजी कॉर्पोरेशन को भी डूबने से बचा सकती है। वैसे अभी तो उसकी डूबती हुई कंपनी को विहान बजाज संभाल रहा था, लेकिन अब जब उसने अनिका को ड्रीम लवर नेकलेस खरीदकर दे दिया है तो क्या उसके पास भी अब उतना पैसा होगा? अनिका के मन में ये सारी बातें घूम रही थी और वो जितना इस बारे में सोच रही थी उतनी ही ज्यादा उसे इरिटेशन हो रही थी। अनिका का बर्ताव देखकर नक्श को समझ आ गया था कि वो क्यों इतनी स्ट्रेस्ड है, लेकिन उस समय नक्श ने कुछ नहीं कहा। रात को सोने से पहले अचानक से नक्श जमीन पर लगाए अपने बिस्तर से उठा और सीधा बेड की तरफ बढ़ा, जहां अनिका बस लेटने ही वाली थी। नक्श ने अनिका को देखा और उसका मन किया कि आज की रात वो अनिका के साथ ही सोए, लेकिन अपनी इस इच्छा को साइड में रखते हुए नक्श ने अनिका को दिलासा देते हुए कहा, अनिका, एक बात करूं तुमसे? क्या है? तुम ना टेंशन मत लिया करो, सब ठीक होगा, सच में। और हाँ, मैम्बो अंकल की टेंशन तो जरा भी मत लेना, वो भानुशाली ग्रुप के साथ डील क्रैक नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो डील तुम्हारे अलावा कोई और क्रैक नहीं कर पाएगा, पक्का। तो तुम टेंशन मत लेना, मैं
अपनी बात कहने के बाद नक्श ने अनिका के रिएक्शन का इंतजार भी नहीं किया और वापस अपने जमीन वाले बिस्तर पर जाकर लेट गया और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नक्श की बात सुनकर एक पल के लिए अनिका शॉक्ड रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नक्श ने उसके दिमाग में चल रहे उन थॉट्स को पहचान लिया था। हालांकि जो कुछ भी नक्श ने कहा उसे सुनने के बाद अनिका स्पीचलेस हो गई थी। अनिका नक्श की बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। अगर वो भानुशाली ग्रुप के पास डील लेकर गई और वो डील क्लोज होगी ही होगी, इस बात की क्या गारंटी थी? नक्श को कैसे पता कि उसके चाचा और उसके बाकी के कजिन्स इस डील को क्रैक नहीं कर पाएंगे? नक्श तो अनिका को कंफर्ट देने आया था, लेकिन अब तो अनिका और भी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही थी। अनिका उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए सब कुछ भूलकर उसने अपनी आंख बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। उधर जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे कि कैसे भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाया जाए। साथ ही साथ अनिका के कजिन्स भी इसी काम में लगे हुए थे, लेकिन अनिका शांत और गुमसुम थी, जैसे मानो वो पहले ही हार मान चुकी हो। उसे लग रहा था कि मैम्बो अंकल नहीं तो उसका कोई और कजन ये डील क्रैक कर ही लेगा। इसलिए अनिका का ध्यान उस डील से हट गया था। शायद अनिका ऐसा भी सोच रही थी कि अगर वो डील किसी से भी क्रैक नहीं हुई तब वो कोशिश करेगी। खैर जो कुछ भी था, इस कश्मकश में 3 से 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और वो दिन आ गया जब भानुशाली ग्रुप को अपना नया सीईओ मिलने वाला था। उस दिन की सुबह जब अनिका अपने काम से निकल गई तो नक्श भी घर से निकल गया था। नक्श के दादाजी ने उसे सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि आज उसकी ज्वाइनिंग है और उसकी सेक्रेटरी नंदिता ऑफिस में उसका इंतजार करेगी। नक्श ने अपना स्कूटर उठाया और हवा से बात करते हुए भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा था। भानुशाली ग्रुप का मेन ऑफिस सूरत की सबसे पॉश लोकेलिटी में था। नक्श के मन में एक बात और खटक रही थी। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होकर वो एक स्कूटर चला रहा था, इसलिए नक्श ने तय किया कि वो अपना स्कूटर ऑफिस के बाहर रोड के सामने की तरफ पार्क करेगा। अभी नक्श अपने स्कूटर को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक लग्जरी कार अचानक से आई और उसने नक्श के स्कूटर को ठोक दिया। What is happening here? टक्कर इतनी जोर से हुई और स्कूटर का टायर भी टेढ़ा हो गया था। लग्जरी कार पर भी डेंट आ गया था, लेकिन गलती नक्श की नहीं थी। खैर अब क्या, अब तो तमाशा होने ही वाला था। अरे अरे यार, खून निकल रहा है। अबे अंधे घोड़े, इतनी बुरी तरह से मेरी गाड़ी को ठोक दिया। अरे इसका नुकसान कौन भरेगा? दिखता नहीं है तुझे? ये इससे पहले कि वो लग्जरी कार के ड्राइवर से कुछ कहता, अचानक से उस कार का दरवाजा खुला और नक्श को शिवानी के दर्शन हुए। शिट! सड़क पर देखकर नहीं चला सकते क्या? उस लड़की की टोन बहुत खराब थी। वहां मौजूद भीड़ उस लड़की को देखने के लिए और भी ज्यादा बेकाबू हो गई। सभी लोग फुसफुसाने लगे। ये लड़की कितनी खूबसूरत है यार, कौन सी फिल्म की स्टार है? सही मायनों में जब नक्श की नजर उस लड़की पर पड़ी तो नक्श के चेहरे का एक्साइटमेंट देखने लायक था। शिवानी तुम? नक्श, तुम्हें देखकर चलाना चाहिए ना। देखो मेरी कार डैमेज हो गई, तुम तो इसका पैसा भी नहीं भर सकते है ना। जब नक्श ने शिवानी की बात सुनी तो वो पूरी तरह से चौंक उठा और सरप्राइज टोन में बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम शिवानी? बल्कि तुम्हारी गाड़ी ने मेरी गाड़ी से टक्कर मारी, देखो कितना नुकसान हुआ मुझे भी। इसकी भरपाई कौन करे? और तभी नक्श ने देखा कि ब्लू कलर का सूट पहने एक आदमी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? जब विपुल ने अपनी आंखों के सामने ये सारा सीन देखा तो सबसे पहले तो वो शिवानी को वहाँ देखकर चौंक गया। अरे शिवानी तुम? मैंने सोचा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुम कुछ दिनों के बाद आओगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। विपुल की बात सुनकर शिवानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। वो काफी जेंटल और पोलाइट लग रही थी, लेकिन नक्श के सामने उसका एटीट्यूड पूरा अलग था। इससे पता चलता है कि शिवानी नक्श को छोटा समझती थी। विपुल, आई एम सॉरी। देखो ना मेरे यहाँ आते क्या हो गया। क्या तुम इस मैटर को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करोगे प्लीज?
जैसे ही शिवानी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विपुल के दिल में कुछ कुछ होने लगा। अचानक से उसके मन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल आने लगा। अब और किसने तुम्हें यहाँ स्कूटर चलाने की परमिशन दी? कहाँ स्कूटर चला जाएगा, कोई बताएगा मुझे? और यहाँ कोई बोर्ड लिखा है कि यहाँ स्कूटर नहीं चला सकते, तो गाड़ी को भी नहीं आना चाहिए ना? अरे सब आपके सामने, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इनकी गाड़ी तेजी से आई और मेरी गाड़ी से टकरा गई, तो मेरा कितना नुकसान भी हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? गलती इनकी है, मेरी नहीं है। और तुम मुझे ज्ञान बांट रहे हो? मुझे कुछ देखना नहीं है, मैं कुछ देखना ही नहीं चाहता। इंपोर्टेड कार जब रोड पर चलेगी तो इस खटारा स्कूटर से टकराएगी। हाँ, तुम ही जाकर भिड़े होंगे उससे, ताकि तुम्हें स्कूटर का कंपेंसेशन मिल जाए। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ और तुम्हारा स्कूटर यहाँ मरा पड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि तुम जानबूझकर टकराए हो। अब ज्यादा बकैती झाड़ने की जरूरत नहीं है। विपुल, ये वो नया वाला गार्ड तो नहीं है जो तुम हायर करने वाले थे? अगर ये ऐसा है तो मुझे डर लग रहा है कि बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड होने वाले हैं। अचानक से विपुल को याद आया कि 2 दिन पहले ही उन्होंने न्यूज़पेपर में एक सिक्योरिटी गार्ड की एड निकाली थी। विपुल की नजर नक्श के खटारा स्कूटर पर गई। ये सब देखकर विपुल को भी लगने लगा कि नक्श ही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसे आज से ज्वाइन करना था। मैं ऐसे लोगों को काम करने की परमिशन नहीं दूंगा। शिवानी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी से नौकरी से निकालता हूँ। ओए बच्चू, यहाँ से उल्टे पैर रवाना हो जाए। अब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। यू आर फायर्ड। निकलो, चलो निकलो यहाँ से। भानुशाली कंपनी की इमेज खराब करने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, निकलो। नक्श को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नक्श ने उस आदमी की एम्प्लॉय आईडी देखी और तब नक्श को पता चला कि ये आदमी विपुल नागर है, असिस्टेंट HR भानुशाली ग्रुप। और इसी के साथ मन ही मन सोचने लगा, भानुशाली ग्रुप में कैसे कैसे लोग कंपनी में भर के, मतलब कोई तमीज ही नहीं है बात करने की। एक सेकंड, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन बस आप मुझे ये बताइए, मिस्टर विपुल नगर, असिस्टेंट HR। नागर मिस्टर विपुल नाग गर। हाँ, गर। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें अथॉरिटी किसने दी एक HR होके भानुशाली कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को फायर करने? बस ये बताओ, मैं निकल जाऊँ। भीड़ को अब मजा आने लगा था और फुसफुसाहट का दौर भी शुरू हो गया था। नक्श का सवाल सुनकर विपुल के चेहरे के तोते उड़ गए थे। वाकई में विपुल के पास किसी को भी फायर करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि विपुल कुछ बोलता, शिवानी ने बीच में टोकते हुए कहा, अच्छा, तुम कह रहे हो कि विपुल के पास तुम्हें फायर करने की अथॉरिटी नहीं? ओके, बट हेड HR के पास तो है। वेट। नफरत की नजरों से शिवानी ने नक्श की ओर देखा और तुरंत ही अपना मोबाइल बाहर निकाला और कुछ टाइप करने लगी। काम हो जाने के बाद शिवानी के चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी। अरे, what the hell is this? 5 मिनट से भी कम समय के अंदर सूट पहने एक औरत भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से बाहर आई। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो करीब 40 से 45 साल की होगी। वो औरत भानुशाली ग्रुप के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड HR नैनिका थी और साथ ही साथ वो शिवानी की चाची भी थी। समझे दोस्तों? तो शिवानी की चाची की वजह से शिवानी को भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिल रहा था। शिवानी ने तुरंत ही अपनी चाची के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और उनके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। नैनिका ने सीधा कड़क अंदाज में बोली, क्या तुमने इसकी कार को टक्कर मारी है? जल्दी से सॉरी बोलो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा और फिर वही ये मामला हैंडल करेंगे, समझे? अजीब नमूने भरे हुए हैं यार इस ऑफिस में। मतलब मैडम, आपको जानता नहीं तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? और अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो शौक से बुलाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि इनकी गाड़ी से मेरी गाड़ी की टक्कर लगी है, पुलिस आएगी, सब दूध का दूध, पानी का पानी। बुलाइए। चाची, what is happening here? क्या ये लड़का नैनिका मैम को नहीं जानता? अब तो लगता है इसको फायर करेंगे। फायर तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ इसकी कुटाई भी होगी।
जब नैनिका ने नक्श को देखा, जिसके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। तुम हमारी ऑफिस के नए सिक्योरिटी गार्ड हो, है ना? तो सुनो, तुम्हें यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। प्लीज लीव। देखो, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ, वरना मैं यकीनन पुलिस को बुलाऊंगी और वो तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। समझ गया। मुझे लगता है इस ऑफिस में अरे नमूने, अरे ना के तो तुम्हारी बिरादरी की निकली। नक्श ने अपने आप को पॉइंट आउट किया और जोर जोर से हंसने लगा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नक्श का ऐसा बिहेवियर देखकर तुरंत ही एक कोने से शिवानी ने कहा, तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती क्या? या फिर तुम इतनी ढीठ हो? चिप्पू कहेंगे। तुम्हें पता है, तुम मेरे लिए इतने अनलकी हो। आज मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी और तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया, और उस नुकसान को भरने के तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। सी हाँ? और अब ये लोग तुम्हें जाने को बोल रहे हैं, तो तुम जा भी नहीं रहे हो। तुम चाहते क्या हो? I said get out from here. मुझे तुम्हारी ये शक्ल दोबारा नहीं देखनी। Get lost. नक्श अभी भी एकदम शांत था। ये देखकर नैनिका को भी गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि नैनिका कुछ बोलती, अचानक से कार के हॉर्न की आवाज आई। कार का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की कार से बाहर आई। अपने चेहरे पर सनग्लासेस लगाए वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की के कदम सीधा नक्श की तरफ बढ़े और नक्श के करीब जाकर उसने हल्का सा झुकते हुए कहा, सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं कंपनी की नई सीजनल एनुअल रिपोर्ट्स बनाने में लग गई थी और मुझे समय का जेन्युइनली पता नहीं चला। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज फॉरगिव मी। उस लड़की की बातें सुनकर नक्श को अंदाजा हो गया था कि यही उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नंदिता है। सर, एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा। सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जब भीड़ ने यह सीन देखा तो वो भी पूरी तरह से स्टंट रह गए थे। सिक्योरिटी गार्ड को भला सर कौन कहते? नैनिका नंदिता को जानती थी। जब उसने नंदिता को नक्श के टुवर्ड्स इतने प्यार और रिस्पेक्टफुल मैनर से बात करते हुए देखा तो उसका दिल डाउट और गुस्से से भर गया था। नंदिता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये लड़का अपने ऑफिस का नया सिक्योरिटी गार्ड है, तो तुम उसे सर बुला रही हो? तुम ठीक तो हो? सिक्योरिटी गार्ड? जी हाँ, ये हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। जैसे ही नंदिता के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया और उसके बाद सभी एक साथ जोर जोर से हंसने लगे थे। ओह माय गॉड, ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ है। इसको सीईओ का मतलब भी मालूम है? भाई आज का दिन तो बड़ा मजाकिया अंदाज से शुरू हुआ है, बहुत मजा आ रहा है। आगे आगे देखो होता है क्या। लगता है नंदिता की नौकरी भी आज सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही जाएगी। मुझसे कोई गलती नहीं हुई। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे यशवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे। शिवानी, जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, नंदिता की बात सुनकर उस फोटो को देखने लगी। उस फोटो में मौजूद शख्स नक्श की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उस शख्स का टेम्परामेंट नक्श से काफी ज्यादा अच्छा था। शिवानी तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि फोटो में मौजूद शख्स नक्श ही है। मिस नंदिता, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी। ये नक्श है, मेरा क्लासमेट। इसे मैं अच्छे से जानती हूँ। आप इसकी अपीयरेंस तो देखो। ये भानुशाली ग्रुप का सीईओ हो सकता है क्या? इसकी शक्ल जरूर इस फोटो वाले आदमी से मिलती है, पर ये सीईओ तो हरगिज नहीं हो सकता। शिवानी की नजर नक्श के कपड़ों पर थी और उन्हें देखकर उसे नक्श से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। अब नंदिता की आंखें भी नक्श को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी थी। गाइस, आपको ऐसा लगता है कि ये भानुशाली ग्रुप का सीईओ है? आप एक बात बताइए कि क्या कोई सीईओ ऐसे लूज टी शर्ट शॉर्ट्स में ऑफिस में आएगा? हाँ,
वो भी एक खटारा स्कूटर पर। वो जो कि अब बचा भी नहीं है ना? सॉरी यार, प्लीज। बच्चों पतली गली से निकल ले, वरना पुलिस निकालेगी। क्या बात है, आपकी बातों से तो अब और भी ज्यादा क्लियर हो गया है कि यही हमारी कंपनी के नए सीईओ। यशवर्धन सर ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से हमारे कंपनी के नए सीईओ का नाम नक्शी है। और देखिए, इनका नाम भी नक्शी है, डॉक्यूमेंट्स पे भी इनका नाम लिखा है। दरअसल ये फोटो ना 3 साल पहले की है, सो ऑब्वियसली 3 साल पहले हमारे सीईओ थोड़े से बहुत जवान दिखते थे। जैसे ही नंदिता ने ये जानकारी सभी को बताई, वैसे ही नैनिका और शिवानी उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ झपटे जो मिस्टर यशवर्धन ने नंदिता को दिए थे। नैनिका और शिवानी तो बस नक्श का नाम देखना चाहते थे, और जैसे ही उनकी नजर सीईओ कॉलम में नक्श के नाम पर पड़ी, वैसे ही उन दोनों की जिंदगी में कड़कती फड़कती बिजली आ गिरी थी। नैनिका शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, जहां उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कैजुअल कपड़े पहनने वाला लड़का भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ हो सकता है। ये क्या कर दिया नैनिका तुमने? माना कि तुम पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड एचआर हो, लेकिन बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे तुमने तो कंपनी के नए सीईओ को ही फायर कर दिया। यहाँ तक कि तुम तो नए सीईओ को पुलिस स्टेशन भी भेजने वाली थी। दांतों को पीसते हुए उसने अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की। सीईओ सर, प्लीज, मैं अंधी हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास आपके आने की कोई खबर नहीं थी। हम जो कुछ भी अभी यहाँ पे हुआ उसे भूल जाते हैं, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। आइंदा से मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं? आपको पता है आपका फ्यूचर क्या है? नक्श के इशारे को शायद नैनिका समझ गई थी। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। प्लीज सर, ऐसा मत करिए। माना कि मेरी गलती है, लेकिन एक मौका और दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। नैनिका को अभी आजू बाजू खड़े किसी से भी कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अभी अपनी जॉब और पोजीशन बचानी थी। दूसरी तरफ शिवानी, जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। और आपको यकीन नहीं होगा, एरोगेंस और नक्श के प्रति नफरत शिवानी के दिल और दिमाग से जा चुकी थी। नक्श, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज उसे दिल पर मत लो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, सॉरी। नक्श ने शिवानी से कुछ भी नहीं कहा, और नक्श का ये अंदाज देखकर शिवानी ने भी अपना सर नीचे कर लिया था। अरे मेरे नाग, सॉरी विपुल नागर, यही है ना आपका नाम? असिस्टेंट एचआर। और क्या कहा था सर? नहीं कुछ और। बच्चू। ऐसे बच्चू को भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बहुत चिंता है, लेकिन ये बच्चू ये भूल गया कि किसको फायर करने की इनकी हैसियत है और किनको नहीं। फिर मैं सिखा देता हूँ। सॉरी सर, सॉरी। यू आर फायर्ड। नक्श ने रजनीकांत की तरह अपना रूप दिखाया, और ये रूप देखकर सभी की सांसें अटक गई थी। नंदिता के साथ नक्श के कदम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे थे। नैनिका और शिवानी भी नक्श के पीछे पीछे बढ़ने लगे। सिर्फ एक विपुल ही था जो अब पूरी तरह से अकेला रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पलक झपकते ही वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया था। ऑफिस में काम कर रहे लोगों को देखकर भी लग रहा था कि ये किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। जैसे ही नक्श अपने कैबिन में पहुंचा, वैसे ही उसके दिल ने राहत की सांस ली। इसमें कोई शक नहीं कि क्यों भानुशाली ग्रुप सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में फेमस है। इस कंपनी का ऑरा, इस कंपनी का कल्चर, डेकोरेशंस, इंटीरियर्स, वाह! जब नक्श को भानुशाली ग्रुप से बेदखल किया, उसके बाद से नक्श ने कभी भी इस तरह के हाई एंड ऑफिस में कदम नहीं रखा था। मन ही मन इस नाम को और भी आगे ले जाने की कसम खाते हुए उसका दिल और भी ज्यादा खुश हो गया था। क्या कुछ और तुम लोग के पास है कहने के लिए? ये बोलते हुए नक्श ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू कर दिए थे। नक्श की बात सुनकर शिवानी और नैनिका एक दूसरे को देखने लगे। नैनिका ने शिवानी को कंफर्टिंग लुक दिया और बोली,
सर आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बस वो शिवानी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो आप प्लीज देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और मुझे नहीं पता कौन सा। नक्श भूलो मत, मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन ही करने आई थी। शिवानी ने अपने होंठ दांतों में दबाए और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अननेचुरल स्माइल आ गई थी। खटारा स्कूटर बदलना पड़ेगा। जब नैनिका ने नक्श की इस हरकत पर गौर किया तो उसके दिल में कुछ तो होने लगा था। शायद नैनिका को पता चल गया था कि मामला उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। तुरंत ही नैनिका बोली, सर ये कैसा रहेगा? अब जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट प्लीज शिवानी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मत बस 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 बस, मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि जिन लोगों को इस मैटर के बारे में नहीं पता है उनको तो यही लगेगा ना कि मुझे यानी इस कंपनी के नए सीईओ को अपने लोगों को बुली करना अच्छा लगता है ना? क्या कहा था तुमने? यू गेट आउट। ओह माय गॉड, तुम्हें अपने कंपनी का सीईओ ही नहीं पता है कि कौन है ना? तुम करते क्या हो यहाँ पे? ये बोलते हुए नक्श जोर जोर से हंसने लगा कि तभी सीईओ के कैबिन पर नॉक हुआ। सेक्रेटरी नंदिता के कदम कैबिन के अंदर बढ़े और उसने नक्श के करीब जाते हुए कहा, सर वो जवेरी खानदान से नवीन जवेरी आए हैं, बोल रहे हैं कुछ बिजनेस प्रपोजल के सिलसिले में आपसे बात करनी है। वो एक्चुअली भानुशाली ग्रुप के साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, प्रपोजल भी साथ लेके आए। तो अगर आप अभी बिजी हो तो मैं उन्हें कुछ देर इंतजार करने के लिए बोलूं? जैसे ही नक्श ने नंदिता के मुंह से नवीन जावेरी का नाम सुना, वैसे ही मैम्बू अंकल का चेहरा उसके सामने आ गया और वो पूरी तरह से इरिटेट हो गया। उस बेवकूफ को जल्द से जल्द यहाँ से रवाना करो और जावेरी खानदान को अच्छी तरह इन्फॉर्म करो कि अगर उन्हें भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ बिजनेस करना है, कनेक्शन बनाना है, तो फिर उस बेवकूफ को दोबारा यहाँ नहीं। Am I clear? और हाँ, एक और बात, जावेरी खानदान की तरफ से कौन मुझे मिलने आता है इसके बारे में मुझे पहले इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उस इंसान को अगर मुझे मिलना है नहीं मिलना ये मैं डिसाइड करूँ। मुझे उनके साथ कनेक्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम, बस आई शुड बी इन्फॉर्म्ड। यू कैन लीव। और सुनो, यस सर। जैसे मैंने कहा ठीक वैसे ही कहना, वर्ड टू वर्ड। ओके सर। यू कैन लीव। थैंक यू सर। आउट आउट। श्योर सर। नक्श ने तो नंदिता को ये मैसेज दे दिया था, लेकिन दूसरी तरफ मैम्बू अंकल भानुशाली ग्रुप के ऑफिस के मेन हॉल में बैठकर अपनी मां कल्याणी के हाथों से एक नई कार लेने का सपना संजो रहे थे। लेकिन इस सपने को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब नंदिता ने मैम्बू अंकल को सीईओ का मैसेज दिया तो मैम्बू अंकल शॉक्ड रह गए थे। सीईओ का मैसेज देने के बाद नंदिता वहां से चली गई, लेकिन मैम्बू अंकल शॉक स्टेट में अभी भी यही सोच रहे थे कि ये क्या, मैं तो मिला भी नहीं, तो बिना मिले ही मुझे रवाना कर दिया। जब मैम्बू अंकल को एहसास हुआ कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है तो उनके मुंह से जोर से कुछ अपशब्द बाहर निकले और इसी के साथ भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज उन्हें घूरने लगे थे। तब मैम्बू अंकल को एहसास हुआ कि वो अभी भानुशाली ग्रुप की टेरिटरी में है और उन्हें यहाँ ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। अपने गुस्से को अपने फेफड़ों में भरते हुए मैम्बू अंकल भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से निकल गए थे। जावेरी खानदान के मेंशन में अचानक से कल्याणी ने सभी परिवार वालों को कॉल किया और आने के लिए कहा। जब कल्याणी ने देखा कि सभी लोग आ गए हैं तो एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया। नवीन, कोई बात नहीं, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। माँ वो जवेरी खानदान को नीचा दिखाना चाह रही, उसने मुझे अपनी सेक्रेटरी के सामने बेवकूफ कहा और जल्द से जल्द वहां से निकल जाने के लिए कहा। ये जो भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है, ये सुना है बहुत ही जवान है और
इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी का CEO बनने का मौका मिला है तो इसमें कोई शक नहीं कि उसमें घमंड ना हो, और ऐसे में वो हमारी जैसी फैमिलीज के साथ शुरुआती के दिनों में ऐसा तो करेगा ही, लेकिन उसने ये भी कहा है कि वो हमारे खानदान के और लोगों के साथ भी मिलना चाहता है, और अगर उसे जिसमें दिलचस्पी दिखी तो वो उसके साथ खुशी खुशी मीटिंग करके डील फाइनल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये डील हमारे हाथ से नहीं गई। तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों में ऐसा कौन है जो भानुशाली ग्रुप के CEO के साथ मीटिंग करने में अपने आप को ज्यादा सूटेबल समझता है? भानुशाली ग्रुप के नए CEO ने नवीन जावेरी को बिना मिले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब जावेरी खानदान के बाकी लोग सोच रहे थे कि कौन वहां जाकर हलाल होना चाहता है। अरे तुम लोग में से कोई भी वहां नहीं जाना चाहता है? एक तरफ जहां सभी लोग खामोश थे तो वहीं अचानक से मैम्बो अंकल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, और उस आइडिया के बारे में सोचते हुए उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तुरंत ही वो अपनी चेयर से उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, माँ मुझे लगता है कि उस नए CEO से मिलने के लिए हमारी अनिका बेटी सबसे ज्यादा ठीक रहेगी। मैम्बो अंकल की वजह से सेंटर ऑफ अटेंशन पूरी तरह से अनिका पर आ गया था। हालांकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मैम्बो अंकल ये सब क्यों कर रहे हैं, जिससे वो अनिका के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। लेकिन अनिका ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैम्बो अंकल इतने बेशर्म हो जाएंगे कि इतने हाई प्रोफाइल मैटर में सीधा उसे इन्वॉल्व कर देंगे। और यही सोचते हुए उसने कहा, दादी लेकिन मैं इतने बड़े मैटर को कैसे? अनिका मन ही मन बहुत गुस्सा थी और साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि कैसे इस मामले से बाहर निकला जाए। लेकिन इससे पहले कि अनिका कल्याणी को समझाते हुए अपना कोई रीजन देती, मैम्बो अंकल यानी नवीन जावेरी ने बीच में टोकते हुए कहा, अनिका बेटी तुम्हारी दादी भी यही चाहती है कि तुम जावेरी खानदान में अपना कंट्रीब्यूट करो, और तुम्हारे पापा ने भी यही किया था। क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं है? क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का एक्सक्यूज तो नहीं ढूंढ रही? दादी ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं अनिका के एक्सप्रेशंस देखकर मैम्बो अंकल को मजा आ रहा था। देखो अनिका, मैं जानता हूं कि तुम्हारी अंजी कारपोरेशन पिछले कुछ महीनों से घाटे में चल रही है और तुम्हें उसमें बहुत नुकसान हो चुका है। तुम्हें अपनी कंपनी को पटरी पर लाने के लिए बहुत सारी कैपिटल की जरूरत है ना? देखो अनिका, ये मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूं। अगर तुमने जावेरी खानदान में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और तुम्हारी वजह से हमारी ये डील क्रैक हो गई तो दादी तुम्हारी कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचा देगी। माँ, मुझे लगता है कि अनिका इस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। आपको क्या लगता है? कल्याणी के दिल में मैम्बो अंकल की एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। वो कल्याणी के सबसे फेवरेट थे। जाहिर सी बात है कि उनके सजेशन ने कल्याणी के मन में अनिका को लेकर अटेंशन पैदा कर दी थी। तो ठीक है अनिका, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें कल ही भानुशाली ग्रुप के नए CEO से मीटिंग करने के लिए जाना होगा। अपना दिमाग लगाओ और इस डील को क्रैक करो। डू नॉट लेट मी डाउन। दादी लेकिन मैं तो ठीक है, कल अनिका हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी, फिर जो होगा देखेंगे। अभी के लिए ये मीटिंग खत्म करते हैं और जिसको जो भी करना है कर सकता है। जब अनिका की नजर मैम्बो अंकल पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रहे थे, तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अनिका के मन में क्या चल रहा है या फिर वो क्या कहना चाहती है, किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही कल्याणी ने मीटिंग खत्म की, वैसे ही एक एक करके सभी वहां से जाने लगे थे। अनिका का मूड बहुत खराब था। घर आने के बाद जितना ज्यादा वो कल की मीटिंग के बारे में सोच रही थी,
उतना ही ज्यादा उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जावेरी खानदान में सभी को पता था कि भानुशाली ग्रुप के साथ डील करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अब यह इम्पॉसिबल टास्क अनिका के सर पर आ गया था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कल भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ के साथ मीटिंग में क्या करने वाली है, और यही सब सोचते हुए अब अनिका को बहुत घबराहट होने लगी थी। जब अनिका को कुछ भी समझ नहीं आया तो अनिका ने अपनी कजिन भाग्या को कॉल किया। भाग्या अनिका से छोटी थी, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, और इसलिए अनिका उससे हमेशा कोई ना कोई सजेशन तो लेती ही रहती थी। साथ ही साथ अनिका भाग्या से ये भी जानना चाहती थी कि क्या उसके पास कोई अच्छे सजेशंस हैं जिनकी वजह से अनिका का काम आसान हो जाए, और उसे उसके साथ चलने के लिए कहा। क्योंकि भाग्या छोटी थी, इसलिए जावेरी खानदान उससे तो भानुशाली ग्रुप के सीईओ से मिलने का मौका नहीं देगा, लेकिन तो क्या हुआ, कम से कम वो अपनी बहन अनिका की मदद तो कर ही सकती है। फिर क्या था, तुरंत ही भाग्या अनिका के घर आ गई और दोनों कल की होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कशन करने लगे। डिस्कशन के बाद अनिका को वाकई में लगने लगा कि शायद वो ये काम कर सकती है। अब ना तो उसे घबराहट हो रही थी और ना ही उसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। भाग्या के कदम फ्रिज की तरफ बढ़े और फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक का कैन निकालते हुए उसने कहा, दीदी नक्श दिखाई नहीं दे रहा, घर में नहीं है क्या? मुस्कुराते हुए अनिका ने जवाब दिया, तो मैं आज ऑफिस गई थी तो मेरे साथ निकला था, और जब वापस आई तो घर पे नहीं था। लाइक आई रियली केयर। अनिका की बात सुनकर भाग्या को बोलने का मौका मिल गया। अनिका के करीब आते हुए उसने कहा, दीदी एक बात बताओ, आई रियली एडमायर यू एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, बट लाइफ में ना आपने एक गलती कर दी, नक्श से शादी करी। I mean, आपको 2 साल हो गए और आपने उसे डाइवोर्स लेने का सोचा भी नहीं। भाग्या की बात सुनकर अनिका ने एक लंबी गहरी सांस ली, लेकिन बोला कुछ नहीं। इससे भाग्या की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और उसने कहा, दीदी अब आपको ना आपके बारे में सोचना चाहिए। वो नक्श आपके लिए सही नहीं है, कुछ काम का ही नहीं आपके लिए, और बड़ी माँ को भी बच्चा चाहिए। 2 साल हो गए, अब प्रेग्नेंट नहीं हुई, ना वो नक्श को फिजिकल होने देती हो, और आपकी कंपनी भी घाटे में है। आप ही सोचो कितना कर्जा है। आप ना मेरी एक बात मानो, एक अच्छा सा रिच पावरफुल हस्बैंड ढूंढ लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं समझ सकती हूँ, पर अब ये सब चीजों का कोई फायदा ही नहीं है कि 2 साल हो गए मेरे शादी को, अब रहने दो, नो पॉइंट। जैसे ही अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही भाग्या ने अपनी टोन बदलते हुए कहा, तो जिसकी शादी होती है वो क्या डाइवोर्स नहीं देते? हाँ? तभी अचानक से नक्श सीटी बजाते हुए अपनी ही धुन में दरवाजे से अंदर आ रहा था। जब नक्श ने भाग्या को देखा तो उसे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्कुराते हुए नक्श अनिका के पास सोफे पर बैठ गया। भाग्या नक्श को बड़े गौर से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये नक्श तो हमेशा टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहन के घूमता है, इसके जैसा लूजर तो मैंने आज तक नहीं देखा। अनिका, तुम्हें अंजी कॉर्पोरेशन के लिए अभी भी कैपिटल की जरूरत है ना? अनिका ने नक्श की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो अपने नाखूनों पर था, क्योंकि कल उसकी मुलाकात भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से हो रही थी और अनिका उसके सामने प्रेजेंटेबल लगना चाहती थी। यही वजह थी कि अनिका खामोश रही और अपना काम करती रही। ये देखकर नक्श ने फिर से कहा, अनिका, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत ही है तो मुझे बता दो ना, पैसे चाहिए ना तुम्हें। इस बार अनिका नक्श की बात सुनकर इरिटेट हो गई और कड़क अंदाज में बोली, तुम क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है, कुछ खजाना मिला है, और क्या तुम अंजी कॉर्पोरेशन को नुकसान से बचा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो? हाँ, तुम यूजलेस हो, और तुम्हें पता है कि अनिका को ये सब बारे में बात करना नहीं पसंद, पर तुम जानबूझ के ये सब करते हो ताकि मेरी बहन का मूड खराब हो जाए। तो तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ, उसे खुश नहीं रख सकते क्या? ऐसा कुछ कर नहीं सकते तुम? अनिका ने तुरंत ही भाग्या की ओर कड़क अंदाज में देखा और उसे ये बताने की कोशिश की कि वो मुंह बंद करे और नक्श को क्रिटिसाइज ना करे। और ऐसा इसलिए क्योंकि कल जब बैम्बो अंकल ने जावेरी मैंशन में सबके सामने अनिका को एम्बैरस किया, तब एक नक्श ही था जिसने अनिका की साइड ली और उसका सपोर्ट किया। तो अब अनिका नहीं चाहती थी कि कोई भी नक्श की बुराई करे। ये पहली बार था जब नक्श ने देखा कि अनिका उसके लिए स्टैंड ले रही थी, और ये देखकर
नक्श के अंदर गजब की हिम्मत आ गई। अब नक्श भाग्या को घूर रहा था। मुस्कुराते हुए नक्श ने भाग्या से कहा, इसको क्या नहीं, जब बच्चे गलती करते हैं तो बड़े ही तो माफ करते हैं, तभी तो ये लोग सीखें। वो क्या है ना भाग्या, हमारे मैटर में तुम्हें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, एक। और दूसरी बात, मैं अंजी कॉर्पोरेशन के लिए क्या कर सकता हूं क्या नहीं तो मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि क्या है ना उससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरी बात, मैं कितना यूजफुल हूं यूजलेस हूं उससे भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि कब और क्या अंजी कॉर्पोरेशन के लिए करना चाहिए। नक्श की बात सुनकर सिर्फ भाग्या ही नहीं बल्कि अनिका के चेहरे पर भी हंसी आ गई थी। अच्छा बताओ बताओ, हाँ क्या कर सकते हो अंजी कोऑपरेशन के लिए, या कुछ कर भी सकते हो, या सिर्फ हवा में बातें करनी आती है तुम्हें जो तुम हमेशा करते हो? हाँ भाग्या की हंसी नक्श के कान में चुभने लगी थी। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी जेब से बैंक का चेकबुक बाहर निकाला और एक साइंड ब्लैंक चेक अनिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अनिका ये लो तुम्हारे लिए, मतलब अंजी कॉर्पोरेशन के लिए। मुझे पता है कि रकम ज्यादा होगी तो कैश तो नहीं चलेगा, नहीं तो मैं कैश दे देगा। अमाउंट भी मुझे पता नहीं तो मैंने ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया तुम्हारे लिए। नक्श की बात सुनकर अनिका शॉक थी। उसी स्टेट में उसने नक्श के हाथ से वो ब्लैंक चेक ले तो लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। दूसरी तरफ भाग्या ये सीन देखकर और भी जोर से हंसने लगी और उसे लगा जैसे नक्श तो वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ है जो उसके कहने पर कुछ भी हरकतें कर रहा है। भाई साहब, अंजी कॉर्पोरेशन को बचाना है, बेचना नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि ब्लैंक चेक देने से कुछ फायदा नहीं है, बैंक में पैसे होने चाहिए, और तुम्हारे पास तो इतना माल है नहीं। हाँ हम सबको पता है तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं। देख लिया तुम, अब वापस दे दो प्लीज। अरे बताओ तुम्हारे पास माल है? नहीं, लेकिन अभी भाग्या ने बोलना शुरू ही किया कि तभी नक्श ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इसके बाद खुद खर्च करने के लिए नहीं होता ना, वो फ्री में ज्ञान नहीं बांटता, ठीक है? भाग्या की गुस्सैल आंखें नक्श को ऐसे घूरने लगी जैसे मानो अभी नक्श का खून ही कर बैठेगी, लेकिन अब भाग्या के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। भाग्या की बोलती बंद करने के बाद नक्श ने अनिका को देखा, जो अभी भी नक्श की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो उस ब्लैंक चेक को साइड में ही रखने वाली थी कि तभी नक्श ने कहा, अनिका एक सेकंड प्लीज। अगर तुम चाहो ना तो नेट बैंकिंग में मेरे अकाउंट में चेक कर सकती हो कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं। अनिका भी नक्श की बात पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि नक्श के पास कोई जॉब ही नहीं थी। पूरे दिन तो नक्श घर में बैठा रहता है, घर के सारे काम करता है। आज अचानक से वो आया और उसने ब्लैंक चेक देते हुए कहा कि अंजी कॉर्पोरेशन को बचा लो। अगर अनिका की जगह कोई भी होता तो उसके लिए भी नक्श की बात पर यकीन करना उतना ही डिफिकल्ट होता जितना अभी अनिका को हो रहा था। वैसे तो नक्श ने भाग्या का मुंह बंद करवा दिया था, लेकिन अभी इस टॉपिक पर भाग्या को लगा कि वो नक्श को दबा सकती है। दीदी ये आपको चेक करने भूल ही रहा है तो आप चेक कर लीजिए ना, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए। और हम सबको पता है उसके अकाउंट में कितने ही पैसे होंगे, 2 रुपए। अब हर तरफ से अनिका को प्रेशर फील हो रहा था। अनिका ने एक बार फिर से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नक्श तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक करूं? हाँ, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरा बैंक अकाउंट चेक करो, क्योंकि मैं तुमसे तो कभी झूठ बोलूंगा नहीं। अनिका से ज्यादा तो भाग्या एक्साइटेड दिख रही थी। तुम क्या लैपटॉप के अंदर ही घुस जाओगी क्या? बैठ जाओ आराम से, देख रही है ना, बैठो। तुरंत ही नक्श ने अनिका को कस्टमर आईडी बताया और धीमी आवाज में बोला, वैसे पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट है। पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही बैंक की साइट ने उस अकाउंट का बैलेंस दिखाया, वैसे ही अनिका के तोते उड़ गए। उस अकाउंट में पूरे 5 करोड़ रुपए थे। जब भाग्या की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर गई तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। ये कैसे हो सकता है? How is this possible? कहते हुए भाग्या पूरी तरह से शॉक नजर आ रही थी। इसी बीच चित्रा भी घर आ गई और जब उसने ये सिचुएशन देखी
तो वो तुरंत ही बोली, क्या हो गया? भाग्या केम छो? શું કરે છે? भाग्या ने तुरंत ही चित्रा का ध्यान लैपटॉप स्क्रीन की तरफ बढ़ाया और जब चित्रा की नजर भी 5 करोड़ पर पड़ी तो वो भी पूरी तरह से स्टंट थी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, वो नक्श ने दिया। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आई एम सॉरी, मैं वो बता नहीं सकता आपको, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि जहां से भी आए हैं कोई गलत सोच से नहीं आए हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अनिका, तुम इन पैसों का आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकती हो, सच में। ये बोलने के बाद नक्श ने अपनी एक नजर भाग्या पर डाली और बोला, भाई बड़े बेशरम लोग हैं यहाँ पे, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद यहीं खड़े हुए, लगता है और कोई काम धंधा नहीं है। क्या करें, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है आजकल। ये सुनकर भाग्या पूरी तरह से स्टंट रह गई थी। जिस आदमी के मुंह में पहले जुबान नहीं थी, आज वही जुबान कैंची की तरह चल रही थी। शर्म और गुस्से के मारे भाग्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था। इससे पहले कि भाग्या कुछ बोले, अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा और तुरंत ही उसे बेडरूम में ले गई। अरे अनिका, नक्श, सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? यहाँ पे कोई नहीं है। अनिका, छोड़ो ना, मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। बताओ, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? नक्श ने अनिका के चेहरे पर टेंशन वाला रूप देखा, लेकिन मन ही मन नक्श को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा था। पहली बार अनिका को नक्श ने इतनी चिंता करते हुए देखा था। अनिका को नक्श की ही चिंता थी ना? शायद। थोड़ा सोचने के बाद नक्श ने सोचा कि क्यों न अनिका के सामने अपना सच लेकर आया जाए। नक्श ने अनिका से कहा, अगर मैं ये कहूं कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस हूं और ये पैसे मेरे लिए कुछ नहीं, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? नक्श की बात सुनकर तुरंत ही अनिका ने नक्श का हाथ छोड़ा और नफरत भरी नजरों से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नक्श, मजाक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? मैं बार बार नहीं पूछूंगी कि ये पैसे कहाँ से आए, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। और आई होप कि ये पैसे तुम्हारे पास लीगल तरीके से आए, और अगर ये इनलीगल है ना, तो मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए तो हो जाए, आई डोंट केयर। और मुझे ना तुम्हारी वजह से किसी और मुसीबत में नहीं फंसना है। आई एम डन। मेरी बात सुनो, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस कि ये जो पैसे हैं ये लीगल सोर्स से हैं, लीगल तरीके से, तुम बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकती हो। प्लीज इसे खर्च करो और अपनी यानी अंजी कॉर्पोरेशन को घर से बाहर निकालो। अनिका अभी भी नक्श को शक की नजरों से घूर रही थी। ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, और तुम भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे जल्दी लौटा दूंगी, जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी। ओके, थैंक यू। You're welcome. नक्श ने अपना हाथ हिलाया और सबसे पहले कमरे से बाहर निकला। बाहर आकर नक्श ने देखा कि भाग्या तो वहाँ से जा चुकी थी। ये जानकर नक्श को अच्छा नहीं लगा। शायद नक्श भाग्या की और खिंचाई करना चाहता था। तभी इतने में चित्रा वहाँ आई और उसने फिर से नक्श से पूछा, नक्श, तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए? इतने में अनिका ने अपनी माँ को साइड में किया और उसके कान में कुछ बोलने लगी। उसके बाद से चित्रा ने कोई सवाल जवाब नहीं किए। हालांकि नक्श के प्रति उसका एटीट्यूड पहले से थोड़ा जेंटल हो गया था। दूसरी तरफ अब सूरत शहर की ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात की काया पलट होने वाली थी। भानुशाली ग्रुप में नए सीईओ की एंट्री हो गई थी। पूरे गुजरात में ये बात करने का मेन टॉपिक बन गया था। अब जब भानुशाली ग्रुप नए सीईओ के साथ मार्केट में उतरा तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज इनके साथ टाई अप करते हुए अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, लेकिन सीईओ साहब ने सबको लाल झंडा दिखाया था। यहाँ तक कि उन कंपनीज को भी
जो पहले कई सालों से भानुशाली ग्रुप के साथ काम करते हुए आ रही थी, नक्श ने सबका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। पहले ही दिन से नक्श ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया था और आगे आगे नक्श ने जो किया उससे भानुशाली ग्रुप खूब सुर्खियां बटोरने लगा था। लॉजिकली बात की जाए तो अभी तक भानुशाली ग्रुप ने जिन भी कंपनीज के साथ टाई अप किया है वो सभी हाई प्रोफाइल कंपनीज थी। कुछ सूरत की, कुछ अहमदाबाद की, तो कुछ मुंबई की। लेकिन इस बार जब लोगों ने जावेरी खानदान के बारे में सुना तो उन्हें बहुत शॉकिंग लगा। बहुत लोगों ने अनिका जावेरी के बारे में सुना ही नहीं था और जावेरी परिवार भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने चला गया। ऐसा नहीं है कि सूरत शहर में कोई जावेरी खानदान को जानता नहीं था, बिल्कुल जानते थे, लेकिन अनिका जावेरी को नहीं जानते थे, क्योंकि अनिका तो सिर्फ जावेरी खानदान का हिस्सा थी। उसका नाम कभी भी जावेरी खानदान के चर्चित सितारों में शामिल नहीं होता था। हाँ, लेकिन सूरत शहर में नवीन जावेरी को लेकर काफी बातें उठी थी। बहुत से लोगों को पता चल गया था कि जावेरी खानदान का चर्चित चेहरा नवीन जावेरी यानी अपने मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने गए थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। जब जावेरी खानदान के सबसे पावरफुल इंसान नवीन जावेरी को रिजेक्ट कर दिया तो फिर भला ये अनिका जावेरी भानुशाली ग्रुप जाकर कौन सा तीर मार लेगी? भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ आखिर सोच क्या रहा है? क्या वो बड़ी हाई प्रोफाइल कंपनीज की जगह अब क्या छोटी छोटी कंपनीज के साथ काम करना चाहता है? कुछ ऐसे ही सवाल लोगों के मन में उठने लगे थे। ये सारे सवाल सिर्फ लोगों के मन में ही नहीं, बल्कि अब तो अनिका जावेरी के मन में भी उठने लगे थे, क्योंकि उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। जिस दिन वो पार्टनरशिप की बात करने भानुशाली ग्रुप गई तो नए सीईओ से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके हाथों में सीधा कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया गया। सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ, इतना स्मूथली कि अनिका को लगने लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। सूरत शहर का सबसे लग्जरियस होटल प्राइम स्टार को जावेरी खानदान ने पूरे दिन और पूरे रात के लिए बुक कर डाला था। कल्याणी अनिका की सक्सेस पार्टी मना रही थी, क्योंकि अनिका की वजह से पहली बार जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया था। कल्याणी ने जावेरी खानदान के सभी लोगों को इस पार्टी में आने के लिए कहा, और भला कल्याणी की बात को कोई कैसे टाल सकता था? प्राइम स्टार के बैंक्वेट हॉल में सबकी नजर बस अनिका पर ही अटकी हुई थी। नक्श अनिका के पीछे पीछे घूम रहा था। वाकई में अनिका सेंटर ऑफ अटेंशन के साथ साथ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन गई थी। उसने जो जावेरी खानदान के लिए किया वो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और इस सेलिब्रेशन की मुख्य हकदार भी वही थी। पूरा जावेरी खानदान प्राइम स्टार में मौजूद था। कल्याणी ने अपने परिवार की इस सेलिब्रेशन पार्टी को एंजॉय करने के लिए सूरत शहर के नामचीन लोगों को भी इनवाइट किया था, और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि कल्याणी का सिर्फ एक ही मकसद था, सबको इस बारे में बताना कि अब जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप पार्टनर्स हो गए हैं। आज नक्श ने काफी अच्छे कपड़े पहने थे और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अभी नक्श चेयर पर बैठने ही वाला था कि तभी उसे एक कड़क आवाज सुनाई दी। अरे भाई हटो! ये आवाज मैम्बो अंकल की थी। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि नक्श हिलने का नाम नहीं ले रहा है तो तुरंत ही नक्श को धक्का देते हुए बोले, अरे ये सीट मेरी जूली के लिए। अरे जूली जी आप बैठिए, स्पेशल आज आपके लिए बनवाई है। अरे प्लीज बैठिए, देखिए। लेकिन उसके बाद भी नक्श ने वो जगह छोड़ी नहीं। वो देख रहा था कि मैम्बो अंकल मिस जूली को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस जूली? नक्श के मुंह से मिस जूली का नाम सुनकर मैम्बो अंकल गुस्से से तिलमिला उठे। तुम मिस जूली को जानते भी नहीं हो, अरे जानोगे भी कैसे? अच्छे और बड़े लोगों को जानने के लिए ना औकात का होना जरूरी होता है, और तुम्हारी क्या औकात है यहाँ आए हुए सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, समझे? एक नया झमेला शुरू हो गया था और सभी लोगों की नजर नक्श पर ही टिकी हुई थी। अनिका जो इस सीन से ज्यादा दूर नहीं थी, उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था।
अनिका भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने में कामयाब रही और मैम्बो अंकल इसी बात की भड़ास निकाल रहे थे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अनिका को एम्बैरस करना था। तुम्हें क्या हो गया आज अनिका? तुम ठीक तो हो? अनिका ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचने लगी कि नक्श को अपनी जगह मिस जूली को दे देनी चाहिए। अनिका फालतू के लफड़े नहीं चाहती थी। ऊपर से मैम्बो अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसलिए कल्याणी भी उन्हीं का साइड लेने वाली थी। नक्श का साइड लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए अनिका चाहती थी कि नक्श फालतू की बहस ना करे और अपनी जगह चुपचाप दे दे। वैसे तो चित्रा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के लुक्स भी बदल गए थे। मिस जूली कल्याणी की गेस्ट थी और देसाई परिवार से ताल्लुक रखती थी। देसाई परिवार सूरत शहर की टॉप फैमिलीज में से एक था। उनका हीरे का बिजनेस था। चित्रा बहुत अच्छे से जानती थी कि कल्याणी के दिल में ऐसे लोगों के लिए एक अलग ही जगह थी और अगर नक्श ने मिस जूली को ऑफेंड किया तो उसका सीधा असर अनिका पर पड़ेगा। हालांकि नक्श को सिर्फ अपनी बीवी अनिका की पड़ी थी। इतना कुछ होने के बाद भी नक्श अपनी जगह मिस जूली को देने के लिए तैयार नहीं था और ये देखकर मैम्बो अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती ना? नहीं। अरे कितनी देर से चिल्ला रहा हूं कि ये जगह मिस जूली के लिए है, लेकिन तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर ये जगह तुम मिस जूली को दे दोगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ये जमीन नहीं फट जाएगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अरे उठो यहां से। मिस जूली ने चौंकते हुए पहले मैम्बो अंकल को देखा और उसके बाद गुस्से वाली नजरों से नक्श को घूरने लगी थी। मामला बढ़ता जा रहा था और कल्याणी को भी इसकी भनक लग गई थी। कल्याणी की आंखें भी इसी मैटर पर टिकी हुई थी। अनिका कल्याणी के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन कंटिन्यू रखना चाहती थी, लेकिन अगर नक्श ने अपनी जगह मिस जूली को नहीं दी तो अनिका का इंप्रेशन फीका पड़ जाएगा। मन ही मन ये सोचते हुए अनिका ने तुरंत ही नक्श की ओर देखा और अपने प्यार भरे अंदाज में बोली, नक्श, नक्श, सुनो ना, तुम वहां बैठ जाओ मेरे साथ, ये सीट मिस जूली को दे दो प्लीज। अनिका ने इससे पहले कभी भी नक्श से इतने प्यार से कुछ नहीं कहा था। अपनी बीवी की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम कह रही हो तो ठीक है, वरना मजाल है कोई मुझे यहाँ से उठा सकता। ऐसे तो नक्श हटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अनिका के एक बार कहते ही नक्श मान गया। मैम्बो अंकल अभी भी गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें मिस जूली के सामने अपनी इमेज को बरकरार रखना था, इसलिए वो ऐसी वैसी और कोई हरकत नहीं करना चाहते थे और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद से नक्श ने मैम्बो अंकल या मिस जूली को फिर से देखने की भी कोशिश नहीं की। मिस जूली की नजर ड्रीम लवर नेकलेस पर पड़ी जो अनिका ने गले में पहना हुआ था। उसकी भी ख्वाहिश थी कि एक दिन उसके गले में भी ड्रीम लवर नेकलेस हो। अब उसे अनिका से और भी ज्यादा जलन होने लग गई। जब अनिका ने देखा कि मिस जूली लगातार उसे ही घूरे जा रही है तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगा। तुरंत ही अनिका मिस जूली की तरफ बढ़ी। मिस जूली, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, आप मुझे देख रही थी, कुछ अजीब लग रहा है क्या? आई एम सो सॉरी अनिका। दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने जो ये आपके गले में ड्रीम लवर नेकलेस पहना है वो कहाँ से खरीदा है? मिस जूली की आंखों में अपने प्रति जलन देखकर अनिका बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस जूली जैसी जवान और अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की को उससे जलन होगी। ये सोच सोच कर ही अनिका को मजा आ रहा था। वो एक्चुअली मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया। मिस जूली की नजर ड्रीम लवर से हट ही नहीं रही थी। अनिका, कैन आई आस्क यू समथिंग? इफ यू डोंट माइंड, क्या आप अपने दोस्त को बोलकर प्लीज मेरे लिए भी सेम नेकलेस अरेंज कर सकते हो क्या? ये बोलने के बाद मिस जूली को लगा कि शायद अनिका उसके प्रपोजल को तुरंत ही रिजेक्ट कर देगी, इसलिए तुरंत ही मिस जूली ने फिर से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उसे फ्री में हेल्प करने के लिए नहीं कह रही हूँ। उसने ये हार कितने में खरीदा, मैं उसका डबल दे दूंगी। डबल पैसा? आजू बाजू जितने भी लोग बैठे थे, जब उन्होंने मिस जूली और अनिका की कन्वर्सेशन सुनी तो वो सभी शॉक्ड रह गए थे।
एक असली ड्रीम लवर नेकलेस की प्राइस 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी और यहाँ मिस जूली डबल पैसा यानी 20 करोड़ रुपए देने की बात कर रही थी। गजब। लेकिन अनिका पूरी तरह से खामोश थी। ना जाने वो किन ख्यालों में खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस जूली की बात का क्या जवाब दे। जब चित्रा ने देखा कि उसकी बेटी से कुछ भी बोला नहीं जा रहा है तो तुरंत ही चित्रा बीच में आई और बोली, अनिका, हाँ? सोच क्या रही है? चल मिस जूली की मदद कर। चित्रा की हरकत से अनिका होश में आई और तभी उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। अपने होठों को दांतों में दबाते हुए अनिका ने अपने बैग से फोन बाहर निकाला। क्योंकि सभी लोग अनिका के सर पर बैठे थे, इसलिए अनिका ने किसी का नंबर डायल किया। नक्श जो ज्यादा दूर नहीं था, वो अनिका के एक्शंस देखकर मुस्कुरा रहा था। वो गेस कर सकता था कि अनिका किसे कॉल करेगी। अगर नक्श का गेस गलत नहीं है तो अनिका विहान बजाज को ही कॉल करेगी। जब अनिका ने देखा कि मिस जूली पैशनेटली उसी को घूर रही है तो अनिका ने कॉल को लाउडस्पीकर पर रख दिया। जब चित्रा ने अनिका की मोबाइल स्क्रीन पर विहान का नाम देखा तो वो एकाएक चौंक उठी। ओह, तो ये विहान है जिसने अनिका को नेकलेस दिया है। अगर ये बात नक्श को पता चल गई तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। बस नक्श अनिका से इस बात को लेकर आर्ग्यू ना करे। अगर नक्श ने यहाँ कुछ ऐसा वैसा हंगामा या ड्रामा किया तो मेरे और अनिका के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ विहान दोस्तों के साथ बैठकर ब्लैक में खरीदी हुई बियर पी रहा था। 2 दिन पहले भानुशाली परिवार में से कोई विहान से मिला और उस शख्स ने विहान को बताया कि उसने भानुशाली परिवार में से किसी को ऑफेंड किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब भानुशाली परिवार उसे छोड़ेगा नहीं। इससे पहले कि विहान को एक्सप्लेनेशन पूछता या बताता, अचानक से उसके सारे फंड्स और रिसोर्सेज पर संकट छा गया। साथ ही साथ उसकी कंपनी के टैक्स प्रॉब्लम्स भी बाहर आ गए। देखते ही देखते विहान का सब कुछ चला गया। अब जो बचा कुचा है उसमें भाई साहब गुजरात में शराब बैन होने की वजह से ब्लैक में खरीदी हुई बियर पी रहे हैं। लेकिन अभी तक विहान को यह पता नहीं चला है कि उसने भानुशाली खानदान में किसे ऑफेंड किया है। हेलो, कौन बोल रहा है? विहान की आवाज सुनकर अनिका को धक्का सा लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए और उसका दिल बहुत भारी हो गया। जब भी अनिका विहान को कॉल करती, विहान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था। लेकिन आज उसकी टोन में वो एक्साइटमेंट पूरी तरह से गायब थी। लेकिन क्यों? ये अनिका को समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था। हेलो विहान, मैं अनिका बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, वो जो तुमने मुझे ड्रीम लवर नेकलेस गिफ्ट किया था ना, क्या तुम वो एक और अरेंज कर सकते हो? इज इट पॉसिबल फॉर यू? विहान की तरफ से क्या जवाब आने वाला है? विहान के बैंकक्रप्ट होने के पीछे क्या कहानी है? क्या विहान अपनी आप बीती अनिका को बताएगा? अगर हाँ, तो उसके बाद क्या होगा? विहान ने तो अनिका को ड्रीम लवर दिया ही नहीं है और जो दिया वो तो नकली था। तो क्या विहान अनिका को एक और नकली हार देगा? अगर ऐसा हुआ तो मिस जूली का क्या रिएक्शन होगा? क्या इस पार्टी में अनिका का मजाक बनने वाला है या फिर नक्श इस बार भी बीच में आकर अपनी बीवी को बेइज्जत होने से